नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। हमारे देश में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो सियासतदानों के लिए काफी मुफीद होता है। जब जब चुनाव आते हैं अमूमन आरक्षण का जिन्न बाहर आ जाता है, लेकिन इस बार आरक्षण की बात सियासी गलियारे से नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत से यानी सुप्रीम कोर्ट से हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण दिए ऐतिहासिक फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST के आरक्षण के तहत वर्गीकरण को मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा मतलब ये है कि मौजूदा कोटे के अंदर भी नया कोटा बनाया जा सकेगा। साथ ही कोर्ट ने SC/ST वर्ग के आरक्षण में से क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। यहाँ ये याद रखना होगा कि क्रीमी लेयर का मुद्दा कोर्ट के सामने था नहीं, ये कोर्ट के तरफ से 4 न्यायाधीशों की तरफ से अपना इसमें एक रुख रखा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब ये निकलता है कि SC/ST वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में उसी वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रह गए वर्गों को लाभ देने के लिए सब कैटेगराइज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर SC वर्ग की जो जातियां ज्यादा पिछड़ी रह गई हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ उतना नहीं मिल पाया जितना इसी कोटे में कई जातियों को मिल गया है, उनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको सब कैटेगरी के जरिए उसी कोटे में प्राथमिकता दी जा सकती है ताकि उन तक लाभ पहुंचे और उनका उत्थान हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी गलियारों में इसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। देश का सवाल में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि कोटे में कोटा से वंचितों को क्या मौका मिलने जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है रिजर्वेशन को लेकर के, कोटा के अंदर कोटा SC/ST को लेकर के NDA के घटक दल ही अलग अलग, कोई इसका पक्ष में बोल रहे हैं तो कोई इसके विपक्ष में कह रहे हैं। JMM की राय है क्या? देखिए, कोटा के अंदर कोटा इसलिए बोला जाता है कि मान लीजिए किसी भी जाति के जो भी की महिलाएं होती हैं, अगर उस जाति में जो अपर क्लास के लोग हैं, हर जाति में अपर क्लास के भी लोग होते हैं और लोअर क्लास के भी लोग होते हैं, तो महिलाओं में जैसे अगर किसी के पति IAS कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स में भी उन्हीं महिलाओं को आगे आने का मौका मिल जाएगा। अगर आप पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन की बात करते हैं, चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो उनके पति के रसूख से और उनके पैसे से और हर तरह से फिर वो महिलाएं हावी हो जाएंगी। और जो निचले तबके को हम आगे लाने की बात कर रहे हैं, अगर कोटा के अंदर कोटा हो तो ये फ़ायदा होगा कि उनकी सोसाइटी के अंदर भी जो दबे कुचले और पिछड़े लोग हैं उनको सामने आने का मौका होगा। तो आप इस फैसले के पक्ष में हैं? हाँ, मैं तो हूँ इसमें कि अगर मान लीजिए कि कोई आदिवासी समाज का ही है और अगर कोई किसी के पति IAS है और कोई अभी किसान मैंने गांव में रह के किसान की बेटी है, दोनों में अगर कम्युनिकेशन हो तो फिर हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि किसान की बेटी को मौका मिले। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। जो जिस तरह से आरक्षण पर सर जिस तरीका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है सर? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है, ये आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान में बहुत कम थे। बावजूद इसके जिस कुर्सी पे वो बैठते थे उसको गंगा जल से धुला जाता था। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी जब इस देश के राष्ट्रपति थे तो उनको मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। अभी मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर के उद्घाटन के मौके पे नहीं बुलाया, संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया। तो जब इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो आरक्षण का आधार जाति है, जातिगत भेदभाव है, आर्थिक नहीं है। यह आरक्षण में कोटे पर कोटा की बात सामने जो आई है, ये राजनीतिक समीकरणों को तो प्रभावित करती है लेकिन सामाजिक समीकरणों को भी प्रभावित करने की तैयारी में है। 7 जजों की बेंच ने फैसला दिया है, इसका असर पूरे देश में व्यापक रूप से होगा तो सवाल भी खड़े होंगे। पहला सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आरक्षण के नियम बदल जाएंगे? और इस पर चर्चा एक बड़े कैनवास पे होने वाली है और लाजमी भी है। दूसरा सवाल, कोटे में कोटा के फैसले का सियासत पर कितना असर होगा? तीसरा सवाल,
क्या कोटे में कोटा देने से वंचितों का उत्थान हो पाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस बात को साफ तौर पर यहां रखा कि इसी कोटे में एक हिस्सा ऐसा है जो इस कोटे में मिल रहे आरक्षण का उस तरीके से लाभ नहीं उठा पाया जो उसका हक हो सकता था। चौथा सवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर एडमिशन और क्या संसद में भी होने वाला है, यानी चुनावी राजनीति पर भी क्या इसका असर पड़ने वाला है? हमारे साथ कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और इन सभी मेहमानों के जरिए हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि 7 जजों की बेंच अगर एक फैसले पर आ रही है 6-1 से बहुमत के आधार पर, तो फैसला कितना प्रभावित करता है देश को और कितना अहम है। हमारे साथ सौरभ मालवीय आरएसएस थिंकर के तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर कालीचरण स्नेही दलित एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ नेता कांग्रेस के तौर पर जुड़ रहे हैं। चंचल कुमार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विनीत जिंदल सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं विनीत जिंदल जी आपका ही रुख कर लेता हूं, क्योंकि चर्चा में बाकियों से इसके पहलुओं को जानूंगा, आपसे कोर्ट की कार्रवाई के बारे में मैं समझ लेता हूं। यह मामला पुराना था और यह मामला पंजाब सरकार के एक फैसले से जुड़ा हुआ है जिसको वहां पर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। विस्तार से आप समझाएं या हमारे मेहमान समझाएं और हमारे दर्शक इसको समझें। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो पंजाब सरकार लगातार जो करने की कोशिश कर रही थी, कहीं बहुत सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है। विनीत जिंदल, विस्तार से इस फैसले को पहले सामने रख दें। जी देखिए, इस फैसले से बहुत साफ तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे देश के संविधान में जिस वजह से आरक्षण रखा गया था, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस आरक्षण की जो फैसिलिटीज थी उससे वंचित रह गए। उसके कारण बहुत से हैं जो जजमेंट के अंदर भी डिस्कस किए गए कि कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने इस आरक्षण की पद्धति का पूरा फायदा उठाया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पीछे रह गए, चाहे कारण बहुत से हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आरक्षण का फायदा जो इन लोगों तक पहुंचना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंचा, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा फिक्स कर देना कि इन्हीं लोगों को आरक्षण मिलेगा, ये कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि गलत है। सब कैटेगरी बनाने की जो बात यहाँ पे जो सामने रखी गई है उसका एक बहुत बड़ा पंजाब आधार सरकार ने भी सब कैटेगरी बनाकर वाल्मीकि और मजहबी सिखों को इसी तरीके से आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की कोशिश की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। तो माना जाए कि इस तरीके की कैटेगरी बनाना इस समाज के इस वर्ग के अंदर आने वाली दूसरी जातियों के विकास के लिए सहायक होगा। विनीत जिंदल, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही समझाता हुआ दिखाई पड़ता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय यही बताना चाहता है कि ऐसा कोई भी जाति में रहने वाला जो अपने अधिकारों से वंचित हुआ, उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जो कि हमारा संविधान इस बात का एश्योरेंस देता है। और आधार ही संविधान में ये दिया गया आरक्षण का कि कोई भी व्यक्ति जिसके आर्थिक या सामाजिक रूप से जिसका भी शोषण हुआ हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई बुराई नहीं है अगर सब कैटेगरी बना के उन लोगों को, जो लोग इससे दूर रह गए थे, उनको आरक्षण दिया जाए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत अच्छा जजमेंट है और इसको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों के ऊपर अब है कि किस तरीके से वो बिना राजनीति को बीच में लाए, जिन लोगों को सचमुच में इस आरक्षण की जरूरत है उन लोगों तक इस आरक्षण को इस जजमेंट के द्वारा पहुंचाया जाए। इस जजमेंट के द्वारा पहुंचाया जाए। हालांकि इस जजमेंट में केवल इतने पर ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर को लेकर भी इस जजमेंट में बात की है। और क्योंकि ओबीसी में तो पहले से था, लेकिन अगर एससी एसटी में भी सुप्रीम कोर्ट ये विचार सामने रख रहा है, हालांकि इसका कितना असर होगा ये हम आपसे ही समझना चाहेंगे। अभी इसको किस तरीके से देखा जाए अगर क्रीमी लेयर को लेकर भी सीनियर जजेस ऐसी बात कहते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये देखिए बहुत ज्वलंत मुद्दा है और मुझे लगता है कि देखना भी, इस चीज को निर्धारण करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे लोग जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का फायदा लेते रहे, वो उस कैटेगरी से बाहर आ गए, अपने आप को समृद्ध कर पाए, अपनी फैमिलीज को उस लेवल तक ले गए जहां पे शायद उनको अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, उन लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं छोड़ रहे तो क्रीमी लेयर की बात जो आ रही है वो वहीं पे आती है। तो क्रीमी लेयर को जब आरक्षण ले लिया जाए और उन लोगों को, जो लोग अभी भी उसी कैटेगरी में हैं,
जिन लोगों को सचमुच में आरक्षण की जरूरत है उन तक आरक्षण पहुंचे। तो क्रीमी लेयर को निर्धारित करना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क जो है वो राज्य सरकारों के लिए होगा। और कहीं ना कहीं एक पूरा डाटा बनाना, और वो डाटा बिना किसी इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बनाया जाए, और ऐसे लोगों को इस आरक्षण की पद्धति से दूर रखा जाए जो लोग आरक्षण का फायदा ऑलरेडी बहुत मतलब ज्यादा कहने का हमारे मतलब ये एक्सप्लॉइट है कर कि चुके हैं। वो वर्ग जो वित्तीय और सामाजिक रूप से विकसित हो चुका है वो इस आरक्षण का उपयोग ना करे। हालांकि बड़ी बात यहां पर है कि ये बस जजों की टिप्पणी थी और भविष्य के मुकदमों पर फिलहाल इसको लेकर बाध्यता की कोई बात सामने नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय बेंच के सीनियर जजेस क्रीमी लेयर को लेकर भी बात रख रहे हैं, हालांकि उनका इशारा उन लोगों के विकास की तरफ ज्यादा है जो पीछे रह गया है, तो इस पर सोच की, इस पर चर्चा की एक नई विंडो खुलती हुई तो दिखाई पड़ती है। मैं चर्चा की अब शुरुआत कर लेता हूं क्योंकि आपसे हमने चीजों को समझ लिया। सबसे पहले मैं सौरभ मालवीय आपका रुख करना चाहूंगा। जिस ऑर्डर में मैं आप लोगों को तक आया हूं उस ऑर्डर में अपनी बातचीत को यहां शुरू कर लेता हूं। सौरभ मालवीय, सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय बेंच का यह आदेश, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव अपने आप में समेटे हुए है? राजीव जी, इस लोकतंत्र में न्यायालय का अपना महत्व है और वो सर्वोपरि है। तो इसलिए राजनीतिक रूप से न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी तो सर्वथा अनुचित कही जाएगी, मानी जाएगी। मैं वैसे टिप्पणी चाह भी नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से उसके प्रभाव आप क्या देखते हैं? हाँ, निश्चित तौर पर वही बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, किसी भी समाज की, देश की विकास की प्रक्रिया में सरकार की नीति होती है कि आम जन के विकास की रोशनी आम जन तक पहुंचे और उनके सपनों में पंख लग सके। तो यह तब संभव है जब आम जन, जो वंचित है, जो मुख्य धारा में नहीं है, जो विकास से दूर है, उसके पास वह सारी संसाधन और सुविधा मिले। इसलिए कहा गया है, संविधान और सरकार दोनों का मत है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर हर व्यक्ति को यह अधिकार है, राइट है कि वह मुख्य धारा में आए राष्ट्र के, समाज के, देश की। इसमें लाने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, जो गरीब है, जो पीछे रह गया है, जो शिक्षा से दूर है, उसको लाने के लिए मिनिमम संसाधन मुहैया कराया जाए, दिया जाए। यह सरकार की स्पष्ट कार्य प्रणाली के अंतर्गत है, यह संविधान बता रहा है, कह रहा है। इसीलिए लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है। तो कोर्ट का यह डिसीजन बहुत स्वागत योग्य है और मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि आरक्षण भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, भारतीय समाज को देखते हुए नितांत आवश्यक है। आरक्षण बहुत जरूरी है मुख्य धारा में लाने के लिए, आम आदमी के लिए। लेकिन अभी हम पूर्व में सुन रहे थे संजय सिंह जी और अन्य लोगों का, इस समीकरण को भी समझने की जरूरत है कि आखिर उनकी मंशा क्या है। 2011 में जाति जनगणना की बात करने वाले दल गणना किए और 14 तक नहीं लेके आ पाए। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जाति उलझन है, जैसे उत्तर प्रदेश में एक वर्ग है जो मध्य प्रदेश में यहाँ ओबीसी है और वहां एससी में आता है। झारखंड में जो एसटी में है, आदिवासी है, वो उड़ीसा में दूसरे वर्ग में आता है। तो ये जो एक जंजाल मसला फंसा हुआ है, जातीय समीकरण, इसकी स्पष्टता राज्य सरकारों को बड़ी सफाई के साथ करनी पड़ेगी। और जो सर्वे हो, उस सर्वे को ईमानदारी से समाज के सामने प्रस्तुत करे। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये दोहरी चरित्र है, दोहरी बात है राजनीतिक विपक्ष की, क्या कि उनकी नियति में खोट है। क्योंकि वर्षों आजादी के बाद भी उस वंचित और शोषित वर्ग को वोट बैंक के लिए बनाए रखना, इनको विकास से लेना देना नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए गणना की बात करने की बात, पर वो सर्वे क्यों नहीं बाहर कर रहे, क्यों नहीं लेके आए थे? तो सवाल मेरा ये बनता है यहाँ पर कि क्या इनकी नियत में क्लियरिटी है? मुझे व्यक्तिगत रूप से आप पूछ रहे हैं तो मैं जरूर कहूंगा कि आज के समय में भारतीय समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण नितांत आवश्यक। मैं आरक्षण की नितांत आवश्यकता की बात नहीं कर रहा हूं सौरभ मालवीय जी। मेरा सिंपल सा सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय बेंच का यह आदेश सामाजिक और राजनीतिक रूप से